बेटा होने वाला है। मतलब ये आरव की किस्मत में 4 चांद लगा देगा। ये न्यूज सुनकर अमृता बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अंबानी फैमिली अदिति और उसके बच्चे को कभी भी किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। लेकिन अगर आरव का बच्चा बेटा होता तो शायद उसकी एंट्री इजीली हो सकती थी और अंबानी फैमिली में उसे अपना हक भी मिल जाता। डॉक्टर, आप श्योर तो है ना? हाँ, ये बेबी बॉय है। वो यहाँ कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आई हैं। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अमृता अपनी जगह से एक्साइटेड होकर खड़ी हो गई और उस रूम से बाहर निकल गई। आरव तो ये खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाएगा। मुझे उसे ये न्यूज़ बतानी चाहिए। तभी सेक्रेटरी ने अमृता को रोक दिया। मैम, आपने तो कहा था कि अदिति सर के साथ शादी नहीं करने वाली, और तो और वो आपको अपना बच्चा देने के लिए भी राजी नहीं हुई है। अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर अमृता जैसे होश में आई और थोड़ी शांत हुई। तुम सही कह रही हो। मैं आरव को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। अमृता मनाली सिर्फ अदिति से मिलने आई थी, क्योंकि वो क्यारा और आरव को साथ देखना चाहती थी। मुझे अदिति से एक बार फिर मिलना होगा। उसे अपने बेटे के लिए ये डिसीजन लेना ही होगा। अब चलो। अमृता और उसकी सेक्रेटरी के वहाँ से जाने के बाद वो 2 आदमी जो काफी देर से अमृता का पीछा कर रहे थे, उनमें से एक आदमी अमृता और सेक्रेटरी के पीछे चला गया और दूसरा आदमी डॉक्टर के रूम में आ गया। कौन हो तुम, और ऐसे कैसे अंदर घुसे चले आ रहे हो? डॉक्टर, मुझे बस ये जानना था कि वे 2 औरतें अभी यहाँ क्यों आई थीं? डॉक्टर ने बहुत बुरे एक्सप्रेशन के साथ उस आदमी को देखा। तुम उन्हें कैसे जानते हो और ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कैजुअली कहा, वो लेडी मेरी मॉम है। तुम्हारी मॉम? डॉक्टर उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अपनी लुक और अपीयरेंस से वो आदमी दूर दूर तक अमृता से मैच नहीं खा रहा था। कोई भी उसे देखकर ये बता सकता था कि वो माँ और बेटे नहीं थे। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी माँ का नाम क्या है? डॉक्टर को लगातार खुद से सवाल करते हुए देखकर उस आदमी ने अपना नाटक करना बंद कर दिया और डॉक्टर को डराते हुए बोला, जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो। मुझे साफ साफ बताओ कि वो दोनों लेडीज यहाँ क्यों आई थी। अगर तुमने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया तो आज रात घर जाते हुए या घर पहुंचने के बाद अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए रेडी हो जाना। तुम्हारे घर वालों का भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी धमकी से डॉक्टर बिल्कुल डर गया। वो औरत बस पूछ रही थी कि उसकी डॉटर इन लॉ एक बेटी को जन्म देने वाली है या बेटे को। डॉटर इन लॉ? और वो कौन है? उनकी डॉटर इन लॉ का नाम अदिति है, जो एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली है। वो लोग बस ये पूछकर यहाँ से चले गए। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम कहाँ काम करते हो और कहाँ रहते हो। तो अपने लिए परेशानी खड़ी मत करना, और बाकी तो तुम खुद समझदार हो। हाँ? ये कहते हुए वो उस रूम से निकल गया। डॉक्टर ने जल्दी से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। ये लोग हैं कौन? उस आदमी ने हॉस्पिटल से निकलकर फौरन अपने बॉस को कॉल लगाया। बॉस, हमने उस औरत का पीछा किया। वो आज हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर से पता चला कि वो अदिति की सास है और अदिति एक लड़के की माँ बनने वाली है। क्या सास है? दूसरी तरफ से बॉस की शक भरी आवाज सुनाई दी। ओह, ये आरव की माँ है, अमृता। अभी याद आया। अब बिहान एक्साइटेड हो गया था। तुम इस औरत पर नजर रखो। इसके पास कोई और भी है, गार्ड्स या कोई? नहीं, उसके साथ बस एक फॉरेन की लड़की है। ये तो अच्छी बात है। भगवान मेरी खुद मदद कर रहे हैं। तुम अमृता पर अपनी नजर बनाए रखो, और कभी भी लगे कि वो मनाली से निकलने वाली है तो मुझे फौरन बताओ। हॉस्पिटल से निकलकर अमृता सीधे फिनिक्स एंटरटेनमेंट कंपनी गई। इस बार वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने अमृता को नहीं रोका, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी जानती थी। रीना ने भी अमृता को ग्रीट किया। मैम, आप यहाँ? आप मुझे कॉल कर लेती, मैं खुद आ जाती। तुम आओ, हम तुम्हारे ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। रीना के ऑफिस में आने के बाद अमृता ने कहा, मैं कल अदिति से मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले। तुम उससे कहो कि वो मुझे होटल सिम्बा में आकर मिले। रीना के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिखाई देने लगी। क्या हुआ? तुम मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? सर के यहाँ से जाने के बाद मेरा अदिति से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। मैं उससे ज्यादा फैमिलियर भी नहीं हूँ, तो मुझे डर है कि अगर मैं उसे बुलाऊंगी तो वो नहीं आएगी। ये सुनकर अमृता सोच में पड़ गई। तुम उसे बताओ कि आरव मनाली वापस आ गया है और उससे मिलना चाहता है। तुमने बताया था कि कुछ गार्ड्स उस पर नजर रखे हैं। अगर वो सीधे तरीके से नहीं आती है तो उन गार्ड से कहो कि वो उसे लेकर आए।
रीना अब और भी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगी। मैम, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? अदिति के आसपास रह रहे आदमी प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स हैं, जो आरव ने खुद अरेंज किए हैं। उनका काम है अदिति को प्रोटेक्ट करना। वो मेरा ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। और फिर अदिति प्रेग्नेंट है, तो अगर उसको या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो सर मेरी जान ले लेंगे। अमृता का चेहरा ठंडा पड़ गया था। मैं तुम्हें बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम उसे मेरे पास लेकर आ सकती हो? रीना कुछ देर तक सोच में पड़ गई। उसने अपने दांत पीस लिए। हाँ। रीना की हाँ सुनते ही अमृता के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। ठीक है, मैं होटल के लिए निकलती हूँ। जब तुम ये अरेंज कर लो तो मुझे कॉल करके बता देना। अमृता कंपनी से निकल गई। मेरे लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि सर की माँ क्या करने की कोशिश कर रही है। रीना ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया और हिचकिचाते हुए अदिति को कॉल किया। कुछ देर बाद अदिति ने दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया। हेलो अदिति, मैं रीना विश्वास बात कर रही हूँ। हाँ मिस विश्वास, कैसी हैं आप? कैसे याद किया मुझे? मुझे आपको बताना था कि मिस्टर अंबानी वापस आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अकेले में। उन्हें डर है कि कहीं आपके पेरेंट्स के रहते कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। क्या आप कल उनसे मिल सकती हैं? कुछ देर तक फोन की दूसरी तरफ एक खामोशी छा गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि अदिति जवाब देने में स्ट्रगल कर रही है। अदिति, आप सुन रही है ना? उसने मुझे खुद कॉल क्यों नहीं किया? वो आपको कॉल करने में हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात कर लूं। कहाँ मिलना है? होटल सिम्बा में। कल जब आप वहां आ जाएं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मैं उन्हें बता दूंगी। अगली सुबह रीना होटल सिम्बा आ गई। उसने होटल के स्टाफ से एक प्राइवेट रूम बुक करने के लिए कहा, जहां अमृता और अदिति आराम से बात कर सके। सुबह 9 बजे अदिति होटल सिम्बा आ गई। मिस विश्वास, मैं होटल सिम्बा पहुंच चुकी हूँ। आरव कहाँ है? अदिति, आप सामने बने न्यू बिल्डिंग पर चली जाओ। मैं मिस्टर अंबानी को बताती हूँ, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। रीना अभी उसी जगह पर मौजूद थी, तो उसने अमृता को कॉल कर अदिति के आने के बारे में बताया। फिर रीना ने अपनी पर्स से एक नया फोन निकाल लिया जो उसने कभी खरीदा था, और उसे एक बड़े से टेबल के नीचे छुपा दिया और उस रूम से बाहर निकल गई। वो बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि अमृता और अदिति के बीच क्या बात हो रही है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अमृता मैम बार बार अदिति से क्यों मिलना चाहती हैं, और ये सर के लिए अच्छा है भी या नहीं। रीना वहाँ से दूर हटकर क्यूरियोसिटी के साथ अमृता और अदिति की कॉन्वर्सेशन शुरू होने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद डोर खुलने की आवाज आई, जैसे उस रूम में कोई आया हो। कुछ देर बाद डोर फिर से ओपन हुआ और बात शुरू हो गई। आप हैं? अमृता को अपने सामने देखकर अदिति थोड़ी हैरान हो गई और कंफ्यूज होकर उसके पीछे देखने लगी। मिस विश्वास ने तो कहा था कि आरव मुझसे मिलना चाहता है, फिर वो कहाँ है? अमृता मुस्कुराकर अदिति के सामने आ गई। मैंने ही रीना से कहा था कि वो तुमसे झूठ बोले, और आरव तो अभी कश्मीर इलाके में बिजी है, वो वापस नहीं आया। ये सुनते ही अदिति के माथे पर बल पड़ गए। उसे लगा जैसे एक बार फिर उसे धोखा मिला है। यहाँ आने से पहले वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन अब उसका मन खराब हो गया। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये बच्चा मेरा है, इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल कर मेरी इंसल्ट मत कीजिए। ये सुनकर रीना बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने अपना मुंह कवर कर लिया। उसे लगा था कि सास और बहू में कुछ अच्छी बातें होंगी, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। अदिति, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बस तुम्हें परखना चाहती थी। मुझे पता चल गया है कि तुम एक अच्छी पर्सन हो जो अपने बच्चे को बहुत प्यार देना चाहती है। मैं अपनी कल की बातों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। पहली मुलाकात के बाद ही अमृता को पता चल गया था कि अदिति एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, लेकिन साथ ही वो एक टफ माइंडेड वुमन थी, और उससे कड़े लहजे में पेश आना अमृता के लिए नुकसानदायक हो सकता था। इसलिए इस बार अमृता ने जनरल अप्रोच अपनाया था। पहले तो अदिति थोड़ी गुस्सा थी, लेकिन जब अमृता को अपने सामने हाथ जोड़े देखा तो वो फौरन आगे आई और अमृता का हाथ पकड़ लिया। आंटी, आंटी आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप कल के दिन के बारे में भूल जाइए
और बताइए आपने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? मौका देखकर अमृता ने अदिति का हाथ थाम लिया। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे माफ करने के लिए। तुम प्लीज आओ ना, आराम से बैठकर बात करते हैं। ये कहकर अमृता ने अदिति को लाकर सोफे पर बिठा दिया। अदिति, मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ। क्या तुम सच में आरव के साथ वापस नहीं आना चाहती? अदिति के चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गया। आंटी, अभी मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और ये मेरे और आरव के बीच की बात है। आई होप कि ये मैटर आप हमें खुद ही सेटल करने देंगी। अमृता ने प्यार से अदिति के पेट पर हाथ रख दिया और एक गहरी सांस छोड़कर बोली, अदिति, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। कैसा सच? अमृता ने अपना सिर ऊपर कर अदिति के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। आरव की आइडेंटिटी के बारे में। तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट? अदिति ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। उसे सच में आरव की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या है उसका बैकग्राउंड? आरव किसी आम घराने का बच्चा नहीं है, वो अंबानी फैमिली का बच्चा है। तुम ऐसा समझ सकती हो कि दुनिया के सबसे अमीर घराने की लिस्ट में उसका घर भी आता है। 4 साल पहले उसे किसी गलती की सजा के तौर पर घर से निकाल दिया गया था। इस वजह से वो मनाली जैसे छोटे शहर में आ गया। अदिति शॉक्ड होकर अमृता को देख रही थी। आरव ने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। वो यहाँ 3 सालों तक मनाली में रहा, लेकिन फिर उसकी सजा पूरी हो गई और उसके परिवार ने उसे वापस बुला लिया। लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण वो वापस नहीं जा पा रहा था। वो एक घर जमाई बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे थे, वो वैसा कर रहा था। फिर तुम दोनों का डिवोर्स हो गया और वो अपने घर वापस लौट गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि अब जाकर वो अपनी दुनिया में लौट आया जिससे वो बिलोंग करता था। और ऐसी जगह से आने के कारण आरव एक आम लड़की से शादी नहीं कर सकता, स्पेशली ऐसी लड़की जो अंबानी फैमिली के स्टेटस की नहीं हो। तुम समझ रही हो ना? अदिति पहले तो आरव के बैकग्राउंड के बारे में सुनकर शॉक्ड हो गई। सिर्फ उसकी वजह से आरव एक आम आदमी बनकर रह रहा है, ये बात उसके दिल को छू गई। लेकिन अमृता के लास्ट के कुछ शब्द सुनकर अदिति का दिल एक बार फिर से छलनी हो गया। मैं समझ रही हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अमृता ने अदिति का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। अदिति, ऐसी बात नहीं है कि तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन उसका परिवार बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। इनफैक्ट मैं आरव की बायोलॉजिकल मदर हूँ, लेकिन आज तक मैं उनकी फैमिली में एंटर नहीं कर पाई हूँ। जब आरव 1 साल का था तो उसके डैड उसे वहाँ लेकर चले गए थे। मैं भी कुछ टाइम पहले ही आरव से मिली हूँ। अदिति हैरानी से अमृता को देखने लगी। उसे इमीडिएटली अमृता के लिए बुरा लगने लगा। इधर उनकी बातें सुन रही रीना का हाथ जैसे कांपने
अमृता ने अदिति को आरव के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने अपनी बातों से अदिति को एक ग्लोरियस फ्यूचर के सपने भी दिखा दिए। अंबानी परिवार में आरव का स्टेटस बचा लिया और तो और आरव के बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने का आइडिया भी दे दिया। अदिति, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अदिति ने बिना कुछ बोले अपना सर नीचे कर लिया। उसके दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ दौड़ रहे थे। आरव के बैकग्राउंड के बारे में सुनकर वो शॉक्ड थी, साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमृता उसके बच्चे को उससे छीनना चाहती है। अदिति अभी भी आरव से बहुत प्यार करती थी। अदिति, मुझे पता है कि एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर करना कितना मुश्किल है, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या एक सिंगल मदर होकर तुम अपने बच्चे की जिंदगी में वो खुशियाँ, वो ऐशो आराम ला सकती हो? क्या तुम इस बच्चे के रहते अगर किसी से शादी करना चाहो तो कर पाओगी? क्या तुम्हारे बच्चे को उसका सौतेला पिता वो प्यार दे पाएगा? और तो और तुम्हारे पेरेंट्स भी अब बूढ़े हो रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें लेकर हमेशा परेशान रहे? अदिति, मेरी बात मानो और इस बच्चे को आरव को दे दो, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तो तुम उससे मिलोगी ही। इस तरह से तुम सबके फ्यूचर को सिक्योर कर लोगी। अदिति ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अमृता की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा आप मुझसे अपनी बातों के लिए माफी मांगने आई हैं या आरव की तरफ से मुझसे माफी मांगने आई हैं, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप पहले भी और अब भी मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की बात करेंगी। खैर, भले ही मैं अपने बच्चे को बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि उसके बचपन में मैं उसके साथ रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक मशीन की तरह पले बढ़े। ये कहती हुई अदिति ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। आई थिंक अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया है, तो आप प्लीज आरव से कह दीजिएगा कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच जो भी बाकी था सब खत्म हो गया। अदिति, अमृता अभी भी अदिति को रोककर समझाना चाहती थी, लेकिन अदिति रुकी नहीं। उसके बगल के ही प्राइवेट रूम में खड़ी रीना का दिमाग चकराने लगा। अमृता और अदिति के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनकर वो शॉक्ड थी। भले ही वो एक आउटसाइडर थी और उसका उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो अमृता के बिहेवियर से बहुत डिससेटिस्फाइड थी। ये आरव सर की माँ है, लेकिन दोनों माँ और बेटे में कितना अंतर है। सर तो ऐसे कभी नहीं थे। वो किसी भी प्रॉफिट के लिए अदिति को कभी हर्ट नहीं कर सकते। उस रूम से निकलने के बाद अदिति जोर जोर से रोने लगी। अब बस बहुत हुआ, मैं अब आरव को कोई मौका नहीं दूंगी। अदिति ने अपने आंसू पोंछे और तेजी से चलते हुए होटल के बाहर आ गई। तभी उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी ड्राइवर ने अदिति को देखते हुए पूछा, मैम आपको कहीं जाना है? अदिति ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और कार का डोर ओपन कर अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने अपने सिर पर टोपी पहन लिया और रियर व्यू मिरर में कुछ देर तक अदिति को देखने के बाद गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस टैक्सी के निकलने के बाद कई गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। रुद्री और बाकी के प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स उन कार्स में बैठे थे। उस टैक्सी ड्राइवर ने अपना फोन निकाल लिया और एक मैसेज टाइप किया। बॉस, अदिति मेरी कार में बैठी है, लेकिन कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। ये मैसेज भेजने के कुछ देर में दूसरी तरफ से एक रिप्लाई आया। तुम गाड़ी चलाते रहो और उसे लेकर शहर से बाहर आ जाओ। मैं किसी से तुम्हें पिक करने को कहता हूँ। उस टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी शहर के बाहर की तरफ घुमा दी और अचानक से 5 से 6 गाड़ियां उस टैक्सी और रुद्री की गाड़ियों के बीच में आ रुकी। इतनी सारी गाड़ियों की आवाज सुनकर अदिति ने पीछे देखा। तभी उसे ध्यान आया कि वो गलत रास्ते में जा रही है और वो जगह जाना पहचाना नहीं है। वो जैसे होश में आई। भाई साहब, शायद आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ड्राइवर ने अदिति की बात को इग्नोर किया और कार की स्पीड बढ़ा दी। कार लगातार आगे भागी जा रही थी। इधर रुद्री और बाकी बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों को रोक दिया गया था। टैक्सी को अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखकर वो अपनी गाड़ियों से उतरे और उनसे टकराए लोगों से बात करने लगे। सर प्लीज हमारे रास्ते से हट जाइए, हमें एक बहुत अर्जेंट काम करना है। काम बाद में कर लेना, पहले ड्राइविंग तो सीख लो। मेरी गाड़ी को हिट करके तुम भागना चाहते हो? पहले पैसे भरो और तुम में से कोई भी यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। सामने वाली पार्टी लगातार रुद्री और बाकी सबको अपनी बातों में उलझाए रख रही थी। वो उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहती थी।
रुद्री ने फौरन रीना को कॉल किया। हेलो मिस विश्वास, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? अदिति एक टैक्सी में बैठी थी, लेकिन वो टैक्सी घर जाने के बजाय शहर के बाहर की तरफ निकल गई है। हमने गलती से एक कार को टक्कर मार दी और वो लोग हमें रोके खड़े हैं। शायद पुलिस का कोई केस भी हो सकता है। अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई तो आपको हमें छुड़ाना होगा। रीना को पता था कि अदिति और अमृता की अभी कुछ देर पहले बातें खत्म हुई थी, तो उसे लगा जैसे अदिति सुसाइड करने जा रही है और इसलिए वो शहर के बाहर निकल गई। रुद्री, आप प्लीज उसके पीछे जाइए। यहाँ जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। बस आप लोग किसी को जान से मत मारना। अब रुद्री के पास वहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं रह गया था। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ गया। यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। अगर ये तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो इनसे लड़ो। हमें उस टैक्सी के पीछे जाना है। रुद्री और बाकी सब प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स उन लोगों से लड़े और कुछ देर में गाड़ी स्टार्ट कर टैक्सी के पीछे भागे। उनके जाने के बाद एक ड्राइवर अपनी जगह से उठा एक कॉल लगाया। बॉस, उन बॉडीगार्ड्स ने हमारे साथियों को यहाँ मार गिराया है और टैक्सी के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमें अब भी उनके पीछे जाना है? नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदिति को पहले ही दूसरी गाड़ी में बैठा लिया गया है और अब वो लोग सिटी से बाहर निकलते ही होंगे। तो तुम लोग वापस होटल सिम्बा जाओ और किसी भी तरह उस औरत अमृता को अपने कब्जे में करो। बॉस, अभी दिन के टाइम में हम उसे किडनैप कैसे कर सकते हैं? बेवकूफ, अभी मुझे ही बताना पड़ेगा। तुम लोग अमृता के पास जाओ और उसे बताओ कि अदिति की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया है। ठीक है बॉस। उस ड्राइवर ने इमीडिएटली अपनी गाड़ी होटल सिम्बा की तरफ दौड़ा दी। होटल के अंदर रीना बहुत ही परेशान होकर रुद्री के कॉल का वेट कर रही थी। उसने अदिति को भी कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मैं सर को भी अभी इस बारे में नहीं बता सकती, तो फिर किसे कॉल करूं मैं? तभी उसके दिमाग में हनुमा का ख्याल आया। उसने फौरन ही हनुमा के नंबर पर कॉल किया। हेलो हनुमा। हाँ मिस विश्वास, हनुमा बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? इतने दिनों में हनुमा रीना से सिर्फ एक बार मिला था और उस टाइम दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थे। उन दोनों ने रिक्रूटमेंट को लेकर एक दूसरे से कुछ बातें की और फिर दोबारा एक दूसरे को कांटेक्ट भी नहीं किया। हनुमा, क्या आप अभी भी मनाली में हैं? हाँ, मैं रंगमहल हॉलिडे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। ग्रेट। मुझे लग रहा है अदिति का एक्सीडेंट हो गया है। रुद्री और बाकी के गार्ड्स भी किसी परेशानी में हैं। क्या आप किसी से कहकर उनकी मदद करवा सकते हैं? हनुमा अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, लेकिन अदिति का एक्सीडेंट हो गया है ये सुनकर उसके होश उड़ गए। वो फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ओके, डोंट वरी, मैं रुद्री से कांटेक्ट करता हूँ। मुझे अदिति को ढूंढना चाहिए। हनुमा से बात करने के बाद रीना होटल सिम्बा से निकल गई। रीना की कार अभी होटल सिम्बा के गेट से निकली ही थी कि तभी 3 गाड़ियां एक साथ होटल सिम्बा के अंदर आ गई। ये वही लोग थे जिन लोगों ने रुद्री और बाकियों को रास्ते में रोका था। उनमें से 2 आदमी कार से निकल गए और एलिवेटर से होते हुए डायरेक्टली अमृता के रूम के बाहर आ गए। इनमें से एक ने डोर पर नॉक किया। कौन है? ये पूछते हुए अमृता की सेक्रेटरी ने डोर ओपन किया और सामने खड़े आदमी को घूरते हुए देखने लगी। क्या अमृता मैम यहीं रहती हैं? एक्चुअली उनकी बहू अदिति का एक कार एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या? ये सुनते ही अमृता भागते हुए बाहर आई। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? और कहाँ है वो? जब वो रास्ता क्रॉस कर रही थी तो एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें काफी चोट आई है। मैंने देखा कि वो प्रेग्नेंट है और सीरियसली इंजर्ड भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आकर आपको इन्फॉर्म करूं। आप प्लीज जल्दी आइए। वो आदमी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। ये न्यूज सुनकर अमृता भी शॉक्ड थी। उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। वो किस हॉस्पिटल में गई है? वो पास के सिटी हॉस्पिटल में गई है। आप प्लीज जल्दी चलिए, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। अमृता की सेक्रेटरी भी तेजी से उनके पीछे आने लगी। अगले ही पल वो कार में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। कुछ देर तक ड्राइविंग के बाद अमृता को कुछ गड़बड़ लगा। वैसे आप हैं कौन? और अदिति ने आपको मेरे पास आने के लिए क्यों कहा? मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझसे ही क्यों कहा। हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर है? शायद 10 मिनट की दूरी पर है। आप परेशान मत होइए, वो ठीक होंगी। अमृता ने कुछ नहीं कहा। अगले 10 मिनट बाद भी हॉस्पिटल नहीं आया है ये देखकर अमृता बोली, हम अभी तक नहीं पहुँचे? अब बस पहुँचने वाले हैं। अगले 7-8 मिनट बाद भी वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। ये देखकर अमृता के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने फौरन ही रीना को कॉल किया। हेलो रीना।
अमृता आगे कुछ बोलती इसके पहले ही ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी की ब्रेक लगा दी। अमृता का फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा और अमृता और उसकी सेक्रेटरी दोनों का सर फ्रंट सीट से जा टकराया। अचानक ही उनके पीछे 7-8 गाड़ियां आ गई। उनमें से कुछ आदमी निकले और कार का डोर ओपन कर अमृता को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम लोग? फोन की दूसरी तरफ रीना ने भी अमृता की चीख सुनी। मैम, क्या हुआ आपको? हेल्प हेल्प, कोई बचाओ मुझे। लेकिन अगले ही पल उन लोगों ने अमृता के हाथ पैर बांध दिए। अब इस लड़की का क्या करना है? इसे भी साथ ले चल, क्या पता है पुलिस को कॉल कर दे। ये कहकर वो अपनी गाड़ियों में बैठ गए और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। ड्राइवर ने फौरन अपने बॉस को कॉल किया। बॉस, हमने उसे किडनैप कर लिया है। गुड जॉब। मैं तुम सबको 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तुम लोग उसे सिटी से बाहर लेकर आ जाओ, वहां से आगे के लोग उसे उठा लेंगे। तुम लगातार उस पर नजर रखो और हाँ, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ओके बॉस। दूसरी तरफ से अमृता की चीख सुनकर रीना के होश उड़ गए थे। वो लगातार अमृता को कॉल करने लगी, लेकिन अब उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ओह नो, बहुत कुछ गलत हुआ है। रीना अब पैनिक करने लगी थी। उसने फिर से हनुमा को कॉल किया। हनुमा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे अमृता मैम का कॉल आया था। वो भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अमृता कौन है? वो आरव की माँ है। 2 दिन पहले ही वो मनाली आई थी। अब मैं उनको कॉल कर रही हूँ तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आप परेशान मत होइए, मैंने रुद्री से बात किया था। उसने कहा कि अदिति का पता नहीं चल पा रहा है, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मुझे शक है कि जरूर ये कोई किडनैपिंग है। हमें सर को इस बारे में बताना चाहिए। हाँ, मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। सर के पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होगा। वो जैसा कहेंगे हमें वैसा ही करना होगा। रीना ने जल्दी से आरव को कॉल किया। आरव अभी कश्मीर के इलाके में था। उसने अभी शार लिया था और वो अभी खाने जा रहा था। हेलो रीना, इस वक्त कॉल किया? सर, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रीना रो रही थी। उसे आरव को ये खबर बताने में भी बहुत डर लग रहा था। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अदिति को शायद किसी ने किडनैप कर लिया है और आपकी माँ का भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। आरव शॉक्ड हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं? मुझे भी नहीं पता। आपकी माँ अदिति से मिलना चाहती थी। दोनों ने बातें की और उसके बाद अदिति यहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रुद्री का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि किसी ने रुद्री और बाकी के गार्ड्स की गाड़ी को टक्कर मारी है और वो अदिति को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। फिर मुझे दूसरा कॉल आपकी माँ का आया। दूसरी तरफ से उनकी चीखने की आवाज आ रही थी और कुछ देर बाद ही उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। रीना गिल्टी फील करने लगी थी। सर, आई एम सॉरी। मैं अदिति और आपकी माँ का सही से ख्याल नहीं रख पाई। आरव के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई थिंक उनका किडनैप हुआ है। शायद ये सब उन लोगों ने मेरी वजह से किया है। रीना ने जैसे ही देखा कि आरव उसे ब्लेम नहीं कर रहा है तो वो थोड़ा रिलीफ फील करने लगी, लेकिन वो अभी भी गिल्टी थी। सर, मैं क्या करूं? क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए? नहीं रीना, पुलिस को कॉल मत करना, वरना वो लोग कुछ गलत कदम उठा लेंगे। आरव शांत होकर कुछ देर सोचने लगा। दूसरी पार्टी को शायद या तो पैसे चाहिए होंगे या वो मुझसे बदला लेना चाहता है, और दोनों ही केस में वो मुझे कांटेक्ट जरूर करेगा। तुम परेशान मत हो, मैं मनाली वापस आ रहा हूँ। जब तक दूसरी तरफ से कोई कॉल नहीं आता तुम बस इंतजार करो, और कोई भी न्यूज आए तो मुझे बताना। ठीक है सर। रीना से बात करने के बाद आरव ने अपने कपड़े चेंज किए और तृप्ति को कॉल किया। रश्मि, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है जिस वजह से मुझे मनाली जाना पड़ रहा है। मिस्टर अंबानी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम परेशान मत हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे कॉल के बाद तुम कियारा को कॉल करना और उससे कहना कि वो हेडक्वार्टर में फौरन आ जाए। आगे का काम उसे संभालना है। बैंक का ओपनिंग सेरेमनी सामने है। अगर मैं उस टाइम से पहले वापस नहीं आया तो सब कुछ उसे ही देखना होगा। कोई अगर मेरे बारे में कुछ भी पूछता है तो तुम उसे कह देना कि मेरे घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ा है। आरव की बात सुनकर तृप्ति बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है, आपका जो भी काम है आप प्लीज उसे निपटाकर जल्दी वापस आना। हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। आरव ने अपना कोई सामान पैक नहीं किया। उसने अपना पासपोर्ट लिया, अपना वॉलेट उठाया और अपना मोबाइल फोन अपने साथ लेकर कार से दूसरी सिटी के लिए निकल गया, क्योंकि वो जिस इलाके में था वहाँ एयरपोर्ट नहीं था।
दूसरी सिटी आकर वो शाम तक प्लेन का इंतजार करने लगा। फिर वो प्लेन में बैठकर मनाली के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे लगातार अदिति और अमृता की फिक्र सताई जा रही थी। कुछ देर में ही उसकी फ्लाइट मनाली एयरपोर्ट पर पहुंच गई। उसने अपना फोन ऑन किया और रीना को कॉल किया। मैं मनाली आ गया हूँ, क्या कोई न्यूज़ आई? नहीं सर, अभी तक कोई न्यूज नहीं मिली है, लेकिन मैंने हनुमा से कहा है। वो होटल सिम्बा की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। वहाँ से हमें पता चला कि आपकी माँ एक स्ट्रेंजर के साथ होटल से बाहर निकली थी। वो जिस गाड़ी में गई उसका नंबर प्लेट भी फेक था और इस वजह से हम पता नहीं कर पाए हैं कि आपकी माँ कहाँ है। तभी फोन की दूसरी तरफ से हनुमा की भी आवाज सुनाई दी। सर, मैं हनुमा बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस को कॉल कर लेना चाहिए ताकि हमें कोई तो क्लू मिले।